चलिए स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 3 जो कि क्या है, उपभोक्ता व्यवहार, है ना। और उसका आज 4th क्लास है, चौथा दिन है। और हम लोग हिंदी मीडियम क्लास 12th, और आज का टॉपिक है उपभोक्ता बजट। ठीक है, कल का एक टॉपिक में एक छोटी सी बात बची है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा मेन टॉपिक है उपभोक्ता बजट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक तो है उपभोक्ता बजट, बट हमारा कल का जो हमने देखा था, एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, और इस प्रकार से दो या दो से अधिक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। देखिए, सही मायने में अभी देखा जाए तो एमपी बोर्ड इस पर जाता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो नहीं देख रहे हैं, वो प्रूफ करके नहीं देख रहे हैं। जैसे अभी हमने सारणी बनाकर, पहले वाले कंडीशन में सारणी बनाकर हमने चेक करा कि कैसे, है ना, वैसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि वो कभी पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। बस यहाँ पर उसकी क्या लिख दी है, कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसमें एमसीक्यूज पूछ सकता है, इसलिए आपको बस वो कंडीशन याद रखनी है। ठीक, तो कंडीशन क्या हुई? पहली कंडीशन हुई, मेन हेडिंग कंडीशन क्या हुई, दो या दो से अधिक वस्तु के उपभोग में की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। अब इसकी 3 कंडीशन हो गई कि उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दशा में, मतलब दोनों वस्तु एक्स और वाई, दो वस्तुएं, दोनों की कीमत क्या हो गई, समान हुई। तब क्या सिचुएशन होगी? तो हम कहेंगे एम यू एक्स, जो नीचे लिखा हुआ है, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, ये वाई आएगा बेटा, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम यू एम, है ना। ये इस तरीके से तीनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस उपभोक्ता को इस पॉइंट पर जहां पर भी होगा, जितनी संख्या पर, एक्स की संख्या अलग होगी बेटा, एक्स की हो सकती है 3 यूनिट, वाई की हो सकती है 2, राइट। तो इस प्रकार जब ये बराबर सिचुएशन पर आ जाए कि एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, वाई से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और एमयूएम, ये तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब वहां पर क्या होगा, संतुष्टि होगी अधिकतम। ठीक, इसके बाद में दूसरी कंडीशन बनती है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने की दशा में। तो क्या करें, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा उसमें बस कीमत और डाल दो, तो पी एक्स, एक्स की कीमत हो गई, पी वाई, वाई की कीमत हो गई। ठीक है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है ना, आसानी से याद रखा जा सकता है ना। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बना अपने एक वस्तु से ही बना है। एक वस्तु का दूसरा फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, आया ना। बस यहां पर क्या आ गया, एक और आ गया, एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई, बस, है ना। और तीसरी कंडीशन यहां पर अभी मैं नहीं लिखी, मैंने तीसरी कंडीशन भी है इसमें, और वो तीसरी कंडीशन ये है, सुन लो, कि जब एम यू एम क्या हो जाए, 1 हो जाए, एम यू एम कितना हो जाए, 1, तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, नंबर 1, जिसमें अपन ने लिखा एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, है ना, तो यदि एम यू एम 1 हो गया तो 1 का कोई लिखने का मतलब होता है क्या? अपन शुरू से मैथ में देखते आ रहे हैं ना, 1 तो हर जगह होता है, तो एम यू एम को हटा दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम यू एम कितना हो जाए, 1। तो तीसरा वहां साइड में आप कहीं पर कागज पर लिख लो, वो भी है तीसरा पॉइंट, है ना, इसमें नहीं आया है। चलिए, नाउ अब हमारा ये अलग टॉपिक है बिल्कुल। हम उपभोक्ता संतुलन तो देख रहे हैं, तो हमने उपभोक्ता संतुलन जब हमने क्लास स्टार्ट करी, राइट, तो उसमें हमने दो चीजें देखी थी, दो दृष्टिकोण देखे थे। एक कौन सा, गणनावाचक, है ना, नंबर में हम संतुष्टि को क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा था क्रमवाचक। तो गणनावाचक हम देख चुके हैं, जिसमें हमने एम यू एम को 2 यूटिल 3 यूटिल ऐसे नापा, राइट। अब हम क्रम क्रमवाचक दृष्टिकोण में आ गए हैं, जिसमें हम तुलना करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उपभोक्ता संतुलन
मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा समझाइए, मतलब सीमांत उपयोगिता के द्वारा समझाइए। जब वो ऐसा कहे तो अभी हम जो पढ़ चुके हैं एक वस्तु वाला, वो वाला आंसर लिखना है ना। क्वेश्चन 3 तरह के आएंगे, देखना है ना, एक बात को समझना है। एक तो सिंपल सा आएगा, उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। तो उपभोक्ता संतुलन को समझाने का सबसे सिंपल तरीका है एक वस्तु वाला बता देना, ठीक। पर कभी कभार ये इसके साथ में कंडीशन लगा देता है कि उपभोक्ता संतुलन समझाइए किसके द्वारा, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा। तो अभी जो हमने एक वस्तु वाला पढ़ा, फिर से उसी को लिखना है आपको, ठीक। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता है वो, उपभोक्ता संतुलन उदासीन वक्र के द्वारा समझाइए, जो कि हमारे टॉपिक नंबर 3.8 है। उदासीन वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन। जब वो स्पेशल कहे तभी आला हमको उसको समझाना है, ठीक। अब उदासीन वक्र के द्वारा हमको उपभोक्ता के संतुलन को समझाना है, तो उससे पहले कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगी। जैसे एक वस्तु के पढ़ने के पहले हमने कई चीजें पढ़ी भाई, सीमांत उपयोगिता को पढ़ा है ना, कुल उपयोगिता पढ़ा, सीमांत हास नियम पढ़ा। तो अभी हमको भी उदासीन वक्र से पहले पहले कुछ चीजें समझना पड़ेगी। तो पहला है उपभोक्ता का बजट। अब उपभोक्ता का बजट तो यार बच्चों आप तो आसानी से कर सकते हो, आपको आसानी से मालूम है उपभोक्ता बजट क्या होता है, या आपका भी बजट होता है। आप जब मार्केट जाते हो तो कुछ पैसे लेके जाते हो और ये सोच के आते हो कि भैया मेरे को इतनी चीजें उसमें लेके आनी है, मेरे को जीन्स और टी शर्ट दोनों लेनी है, राइट। बजट है 1000 रुपये या 1500 रुपये, 1500 रुपये चलो बजट है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, दोनों को इसमें बिठाने की कोशिश करेंगे कि 500 की टी शर्ट हो गई, 1000 रुपये की जीन्स हो गई। अब जैसे ही पता चला 1000 रुपये में जीन्स तो नहीं आ रही है, 1200 की आ रही है, तो टी शर्ट का बजट कम हो जाता है कि नहीं यार, जीन्स तो यार बहुत चलती है, टी शर्ट तो ठीक है यार 300 रुपये में भी आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको बिठाते हो, राइट। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको यदि 1500 रुपये दिए, ईमानदारी से हम पैसे वापस ले जाने के मूड में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि घर जाके दिए तो दिए गए, फिर अपने कहाँ रह गए, हाँ या ना। हम पूरा वो 1500 रुपये का जोड़ ऐसा बिठाएंगे कि 1500 रुपये में दोनों सबसे बेस्ट हम खरीद के लाए, हाँ या ना। यदि टी शर्ट 200 की होगी और 1200 की जीन्स होगी तो 100 रुपये बच रहे, तो हम बोले नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है और अच्छी ले लेते हैं, पैसे घर वापस ले जाने से मतलब नहीं है, हाँ या ना। तो उपभोक्ता का बजट उसकी क्रय शक्ति है कि वो कितना खर्च कर सकता है ना, किसी वस्तु को खरीदने के लिए वो कितना खर्च कर सकता है, ये उसकी क्या है, क्रय शक्ति। जैसे आप 1500 रुपए लेके गए तो आप 1500 में ही खरीदोगे, 1500 के बाहर नहीं जाओगे, ये आपकी अधिकतम शक्ति हो गई। हाँ, इसके अंदर कोशिश कर सकते हो कि चलो यार बच्चे को भी अच्छे निकलते हैं तो पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार 1500 का मतलब नहीं है, पापा ने तो दे दिए पर अपन 1200 में बिठा लेंगे, राइट। पर इसके बाहर जाएंगे क्या, नहीं। तो किसी भी उपभोक्ता का बजट क्या है, उसकी वास्तविक क्रय शक्ति है ना, जिसमें वह एक निश्चित मूल्य पर, अब यहां पर एक माना गया है बजट के लिए 2 वस्तुएं, क्या मानी गई है, कम से कम 2 वस्तुएं, 2 वस्तुओं की कुछ मात्रात्मक बंडल खरीद सकता है। मात्रात्मक बंडल का मतलब हुआ कि दोनों मिलकर एक जोड़ा बनेगा ना, है ना, 2 वस्तुओं का, उसको हम क्या बोलेंगे, बंडल। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि 1500 रुपए में मैं तो 2 टी शर्ट और 1 जींस तो लेके ही आऊंगा, है ना, 250 की 2 टी शर्ट और 1000 रुपए की जींस। या फिर आपने सोचा है कि नहीं, कैसे भी करके मेरे को तो 2 जीन्स और 1 टी शर्ट लानी है, जीन्स कम है मेरे पास में, टी शर्ट तो बहुत है, होता है ना ऐसा। तो आप ये जो जोड़ा ला रहे हो, है ना, 1500 रुपए में, इसी को हम क्या बोलेंगे, मात्रात्मक बंडल। क्लियर। तो बजट क्या हुआ, अधिकतम या वास्तविक क्रय शक्ति, जिसमें वो एक निश्चित कीमत, निश्चित कीमत मतलब कीमत बदलना नहीं चाहिए, है ना, कीमत बदलना नहीं चाहिए, कीमत क्या होना चाहिए, फिक्स। और उस फिक्स कीमत में वो क्या करता है, 2 वस्तुओं की कुछ मात्रात्मक बंडल को खरीदता है। क्लियर है। मान लीजिए कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। आप स्टेशनरी पढ़ाई की चीज खरीदना चाहते हैं, एक नोटबुक और पेन,
आपने घर से कितने लिए, 500 रुपए लिए इस चीज के लिए, ठीक है। मार्केट में आए तो नोटबुक कितने की है, 100 रुपए की एक प्रति यूनिट, और पेन कितनी, 50 रुपए की। अरे सर 50 रुपए की पेन बच गई, नहीं ना, अब मानना तो पड़ेगा थोड़ा सा गणित बिठाने के लिए, है ना। अच्छी के पेन लिए, अब नोटबुक भी कौन सी 100 रुपए की आती है, हालांकि आजकल तो कॉपी 100 रुपए तक, 70-80 रुपए तक की तो आने लग गई है अच्छी वाली। पेन भी अच्छी वाली समझ लो, अब बड़े घर से हो, अंबानी के रिश्तेदार हो, ठीक है, तो आप 50 रुपए की पेन ले रहे हो, है ना। अब आप इसके कितने संयोग उपलब्ध हैं, मतलब आप कितना क्या ले सकते हैं, है ना, कौन सी संख्या में कितनी ले सकते हैं, और मकसद एक है बेटा, याद रखना, यहां पर आपको पैसे पूरे खर्च करने हैं। क्या करना है, 500 रुपये पूरे खर्च करने, क्यों, घर गए तो वापस और वापस, तो कोई अपना फायदा है नहीं, फिर 3 महीने बाद अपने को मानना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यार एक ही बार में ले लो, आज तो पैसे मिल गए हैं, राइट, पूरा खर्च करके आना है अपने को। तो संयोग क्या होंगे, ये देखो, नोटबुक 100 रुपए का, पेन 50 रुपए की। तो पहला संयोग हो गया ए, जिसमें आप पेन कितनी ले रहे हो, 0 नहीं ले रहे हो, और नोटबुक कितनी ले रहे हो, 5, तो कितना हो गया खर्चा, 500 रुपए। कैसे निकला, आपने क्वांटिटी, राइट, सॉरी, पेन की प्राइस और क्वांटिटी को इनटू करा, प्लस नोटबुक की प्राइस और क्वांटिटी को प्लस करा, हाँ है ना, और रिजल्ट क्या आया, 500, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इजी सी बात है ना, दोनों की क्वांटिटी इनटू दोनों का प्राइस, आपस में दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, टोटल बजट, हाँ है ना। बी ऑप्शन क्या है कि आप 2 पेन ले लो और 4 नोटबुक, तब भी क्या होगा, 500 रुपए आपके खर्च होंगे, ठीक है। और सी क्या है, 4 पेन 3 नोटबुक, तब भी 500 रुपए। इस तरीके से हर सिचुएशन में, ये जितनी भी एफ तक की सिचुएशन मैंने दी है, इसमें क्या होगा कि आपके पूरे 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पर आगे देखने वाली बात कि यदि हम, ये तो क्या हो गया, बजट हो गया है ना, ये बजट के संयोग हो गए, इतने सहयोग मिलेंगे। यदि इसी जानकारी को हम ग्राफ में बदल दें तो आपके सामने ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं ताकि आप ग्राफ देख सकें। ये रहा, ये ग्राफ आ जाएगा। नीचे इधर नोटबुक हो गई, ठीक है, और इधर क्या हो गया, पेन हो गया। y पर पेन है, x पर नोटबुक है ना, इधर पेन नहीं लिखा हुआ है, आप इसको लिख लो इधर y पर, y एक्सिस पे क्या लिख लोगे, पेन, राइट। क्या हो रहा है, देखो, जो a पॉइंट था x एक्सिस पर, जिसमें हमने 5 नोटबुक खरीदी थी, तो पेन कितनी थी, 0। फिर b पॉइंट क्या था, 4 नोटबुक और पेन कितनी, 2, राइट। सी पॉइंट क्या था, 3 नोटबुक और 4 पेन। इस तरीके से आखिरी क्या था, एफ, जिसमें पेन 10 हो गई थी और नोटबुक 0। ये इतने संयोग है, इन संयोग का हमने क्या करा, ग्राफ में बदल दिया, तो हमें एक वक्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, वक्र, इसको वक्र बोलेंगे, इंग्लिश में कर्व बोलेंगे। तो ये वक्र ही बजट रेखा है, ये वक्र क्या कहलाएगा, बजट रेखा। अब बजट रेखा हमें क्या बता रही है, हमें बजट रेखा हमारी लिमिट बता रही है, हद बता रही है कि भाई इसके बाहर, मतलब ये इधर वाले किसी भी पॉइंट में, राइट हैंड तरफ, है ना, इसके बाहर हम कहीं कभी नहीं जा सकते, राइट। इसके अंदर हाँ हम कोई सा भी पॉइंट खरीद सकते हैं, मतलब हम ये वाला पॉइंट लें जहां पर नोटबुक 1 और पेन कितनी है, 4, देखो ढूंढ सकते हो ये पॉइंट, नोटबुक 1 और पेन 4 है, राइट। तो इसमें पूरा पैसा खर्च नहीं होगा, इसमें पूरा पैसा खर्च नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 नोटबुक के कितने, 400, और सॉरी, एक नोटबुक के कितने, 100 रुपए, और 4 पेन के कितने, 80, नहीं सॉरी, 200 रुपए। तो 200 और 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, है ना। तो इस लाइन के अंदर वाला कोई सा भी भाग क्या होगा, जिसमें हमारे पूरे पैसे खर्च नहीं होंगे। लाइन के ऊपर
आने वाला हर एक पॉइंट क्या है जहां पर हमारे 500 रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं। लाइन के बाहर राइट हैंड तरफ हम जाएंगे, राइट हैंड तरफ, तो वहां पर हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर कोई सा भी पॉइंट आप टच करो वहां पर 500 से ऊपर का खर्चा आएगा और हमारा बजट उतना नहीं है। तो बजट लाइन क्या हो गई भाई, विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा जिसमें उपभोक्ता की समस्त राशि जो कि वो लाया है मान के, है ना, वो पूरी खर्च हो जाएगी, या हम दूसरी भाषा में कहें तो वो रेखा जिसके बाहर उपभोक्ता नहीं जा सकता, ये उसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई, सीमा, अधिकतम, राइट। इसी को हम क्या कहेंगे, बजट रेखा। अब बेटा इसमें, इस चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो जो नया ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज एक नंबर वाले कितने आएंगे, 4, है ना। तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने वाला चैप्टर है 4, मतलब 4 नंबर तो आपके एमसीक्यूज में जाने वाले हैं। इसलिए आपको इसको समझना तो बहुत अच्छे से पड़ेगा क्योंकि समझने से ही एमसीक्यूज आपके बनेंगे, ठीक। दूसरी बात, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 नंबर के 2, मतलब छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान दिया गया है। जैसे वो सिंपल सा आपसे पूछ लेगा उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो हमें सिर्फ उपभोक्ता संतुलन बताना है, जहां पर वो अधिकतम संतुष्ट होता है भैया वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संतुलन। 3 नंबर का पूछा है तो बस इतनी सी बात लिखना है, उपभोक्ता संतुलन प्लस एक छोटा सा वो सारणी बनाकर उसको समझा देना कि देखो इसमें ये वाले पॉइंट पर वो संतुष्ट है। मतलब यहाँ पर ग्राफ व्राफ तो कहीं आने ही नहीं वाला है, बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उपभोक्ता बजट क्या है, ये आपका एमपी क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक। 3 नंबर में पूछेगा तो आप क्या करोगे भाई, आप सिर्फ ये छोटा सा ये जो है अपन ने जो सारणी बनाई है ये बता दोगे उसको, ठीक। फिर उपभोक्ता रेखा किसे कहेंगे, सॉरी बजट रेखा किसे कहेंगे, तो आप सिर्फ बजट रेखा को आप क्या करोगे मालूम है, आप सिर्फ इसको भाई पहले तो उसको उपभोक्ता बजट समझाओगे, ठीक, और कहोगे कि इस बजट में विभिन्न संयोगों को जो जितनी भी संयोग होंगे उनको यदि ग्राफ में प्रदर्शित किया जाए तो जो वक्र प्राप्त होगा वो वक्र ही क्या है, उपभोक्ता बजट रेखा होगी। बस इतना लिखना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहां पर, उपभोक्ता बजट और रेखा, ठीक। अब आता है तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता बजट सेट, ठीक। तो ये भी 2-3 नंबर में पूछ सकता है कि भाई बजट सेट क्या है, 2 नंबर में आराम से पूछने वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसके ऊपर आईएमपी बताऊं, है ना, इसके पहले कि इसके आईएमपी बता दूं, तो इसमें आईएमपी ऊपर यदि हम देखते हैं तो बड़ी आसानी से वो उपभोक्ता भी पूछ सकता है 2 नंबर में बेटा, कि उपभोक्ता कौन है। रियल में बोल रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन, क्या उपभोक्ता कौन है। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला पेज, सबसे पहले पेज पे आ जाओ। फिर पूछ सकता है भैया उपयोगिता का अर्थ, है ना। यहां पर अब क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गणनावाचक तो ये तो बाद में, ये तो पूछने का कम चांसेस है, ये सी कैटेगरी का है। हालांकि मैं आपको और अच्छे से आईएमपी दूंगा, पर फिलहाल जब तक मैं आईएमपी दे रहा हूं तब तक आप लोगों को ये अच्छे से याद करते हुए चलना है। उपयोगिता की विशेषता आपको 3 नंबर में दे सकता है, जिसमें आपको कोई 3 विशेषता लिखनी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या बड़ा टॉपिक नहीं पूछेगा, वो पूछेगा, पर वो ऐसे टॉपिक को पूछेगा जिसको आप 3 नंबर के हिसाब से लिख सको। अब उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु वाला 5 नंबर के में ही लिखा जा सकता है, उसमें कटनी छटनी नहीं की जा सकती, या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में तो पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें क्या कमी करोगे। पर उपयोगिता की विशेषता है जो कि पॉइंट्स में है, अलग अलग पॉइंट्स में है, 6 पॉइंट भले से हैं, पर 3 नंबर में आप 3 या 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन यहां पर ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं जो कि आप नंबर के हिसाब से लिख सको। बात समझ में आ रही है। पर जो ऐसे फुल क्वेश्चन है जिनको आपको 5 नंबर में ही पूछ सकता है वो यहां नहीं पूछेगा। समझ में आई बात। चलिए,
तो सीमांत उपयोगिता क्या है वो ये पूछ सकता है, आपसे कुल उपयोगिता पूछ सकता है, ठीक है। और 3 नंबर में तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन उसका मेरे को लगता है, सीमांत उपयोगिता के 3 रूप, धनात्मक, सीमांत, धनात्मक, ऋण शून्य और ऋणात्मक। 3 नंबर का देखो पूरा फिट क्वेश्चन बैठता है बेटा, है ना। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो वो देगा ही देगा इस चैप्टर में से, बिल्कुल 3 नंबर में 3 पॉइंट, ठीक है। इनमें संबंध जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में, इसमें से वो थ्योरेटिकल प्रश्न तो नहीं बनाएगा पर एमसीक्यूज बनेगा, है ना, कि भाई सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है बताओ। एमसीक्यूज तो प्योर बनेगा इसमें से, ठीक। तो संबंध को हमको समझना जरूरी होगा बजाय याद करने के, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता हास नियम तो मुझे नहीं लगता अब पूछ पाएगा, क्योंकि 3 नंबर में इतनी बड़ी चीज वो एक्चुअल में पिछले लास्ट इसके पहले के जो ब्लूप्रिंट था उसमें उस हिसाब से ये सीमांत उपयोगिता हास नियम बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन था लास्ट ईयर के हिसाब से यदि देखा जाए तो, है ना। पर अब 2021 में ये थोड़ा सा करना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर में सिर्फ इतना सा भी पूछ सकता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम समझाइए। अच्छा, इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है ये 17, है ना। तो 5 नंबर में भी फिर बेटा बड़े क्वेश्चन तो पूछने की उसकी पूरे चांसेस है, पर इसमें अभी बेटा मांग चैप्टर भी है ना, ये सिर्फ अकेला नहीं है, ठीक है। तो बड़े भी पूछ सकता है, बड़े भी पूछ सकता है, बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उपयोगिता हास नियम, बिल्कुल अब उपयोगिता हास नियम बहुत ही उपयोगी हो गया है ना। मैं भी वही सोच रहा था कि कहाँ यार इसमें 17 नंबर का कैसे बन रहा है, 5 नंबर का पूछ सकता है इसमें से भी, ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए, तो एक वस्तु के उपयोग उपभोक्ता संतुलन भी पूछ सकता है। चलिए, बजट सेट आ जाइए हमारे टॉपिक पर। नया पुराना ब्लूप्रिंट बार बार गड़बड़ हो रहा है दिमाग में। बजट सेट, उपभोक्ता को बजट सेट का मतलब क्या है ना। उपभोक्ता को उसकी आय और वस्तु की कीमत के हिसाब से प्राप्त हो सकने वाले बंडल के सेट को बजट सेट कहा जाता है। मतलब यदि मैं इस ग्राफ को देखूं, ग्राफ को देखो आप लोग, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट लाइन पर हैं और लाइन के अंदर है, जितने भी पॉइंट, जैसे एक पॉइंट हो गया ये 10 के नीचे 8वां पॉइंट 8 दिख रहा है, तो यहां पर हो गया 8 पेन और 0 नोटबुक, फिर उसके नीचे हो गया 6 पेन 0 नोटबुक, फिर उसके साइड में हो गया 6 पेन 1 नोटबुक, फिर उसके नीचे हो गया 1 नोटबुक 4 पेन, फिर उसके पास में हो गया 4 पेन 0 नोटबुक। मतलब ये जितने भी अंदर पॉइंट दिख रहे हैं ना बेटा, ये सब बजट सेट के लाइन है, जो कि उसके बजट के अंदर हो, ठीक। तो 2 चीज हो गई, एक तो लाइन पर आने वाला बजट के बराबर है और लाइन के अंदर बजट से कम है, मतलब बजट के अंदर है, राइट। देखा, तो ये जितने भी होंगे पॉइंट जिसमें बजट के अंदर भी है और बजट पर भी है, वो सारे क्या कहलाएंगे, बजट सेट, ठीक। तो बंडल के सेट को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट सभी बंडलों का संग्रह है जो उपभोक्ता अपनी आय के साथ मौजूदा बाजार मूल्यों पर खरीद सकता है। मतलब उसकी जितनी भी आय है, मतलब आय मतलब कि 500 रुपए जो लेके गया है ना, वही, ठीक। और बाजार कीमतों पर, मतलब वो बदलेंगे नहीं, जो भी बाजार में है और वो फिक्स है ना, भाव नहीं कर सकता अपन यहाँ पर। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा 5 नोटबुक लेंगे तो बताओ किस हिसाब से लगाओगे, ये नहीं माना जाएगा। 5 लो या 1 लो, उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए, वहां पर ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, भाव नहीं होगा। तो बजट सेट का समीकरण क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो आपने बजट सेट टोटल बजट बनाया था ना सारणी में सूत्र,
वही सूत्र है, बस बराबर की जगह यहां पर क्या लिख दिया है, मोर देन वाला चिन्ह लगा हुआ है कि आप ये जो सारी क्वांटिटी खरीदोगे, ये जो सारे बजट होंगे, ये कम होंगे या इनसे ज्यादा क्या होगा, आपकी मनी होगी। मनी होगी मतलब 500 रुपए। ठीक, देखो px मतलब वस्तु x की कीमत इंटू qx मतलब जितनी भी आप क्वांटिटी ले सकते हो, धन py मतलब y की कीमत इंटू y का क्वांटिटी। बेटा इनके बीच में ना इंटू का चिन्ह लगाओ, इंटू का चिन्ह नहीं लगाया, कहां, px और qx के बीच में जो समीकरण दिख रहा है ना इसमें, और py और xy के बीच में इंटू का साइन आएगा। ठीक है, और ये सूत्र क्या है कि भाई या तो ये किसके बराबर हो जाए, m के, ये जो नीचे लाइन दिख रही है ना मोर देन के नीचे, तो इसके नीचे क्या आ जाए, ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, बराबर का। तो या तो ये इनका जो दोनों का जोड़ है वो किसके बराबर आ जाए, मनी के। मनी के मतलब आपका जो बजट है 500 रुपए के, या उसके अंदर हो, या उसके अंदर हो। एमसीक्यूज है बेटा, बजट सेट का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो सिर्फ क्या बदलेगा, वो सिर्फ साइन बदलेगा, है ना। ये मोर देन को लेस देन कर देगा या बराबर लगा देगा, सिर्फ बारीक सा अंतर होगा बेटा, है ना। इसलिए ध्यान रखना कि सूत्र कैसे बन रहा है, दिमाग में डालो। सूत्र ऐसे बन रहा है कि भाई 500 रुपए के बराबर भी होगा प्लस 500 रुपए के अंदर भी होगा, इसलिए यहां पर इस तरीका का साइन है, बराबर और मोर देन दोनों है। ठीक है, लेस देन जो भी बोलेंगे इधर से, राइट। ठीक, ये हो गया भैया बजट सेट। ये आ गई फिर से बजट लाइन जो मैं कहना चाह रहा था। यह दो वस्तु के सेट मतलब बंडल, दो वस्तुओं का बंडल एक्स और वाई को संदर्भित करता है जिसकी कीमत उपभोक्ता के आय के बराबर होती है। बजट लाइन कहां पर होगी, उसमें पूरे पैसे 500 रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं, है ना, तो ये बराबर होती है, राइट। अर्थात कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है। कीमत रेखा किसको बता रही है, विभिन्न संयोगों को, है ना, बहुत सारे संयोग है, ऑप्शन है, जिन्हें एक उपभोक्ता प्राप्त आय मतलब 500 रुपए फिक्स है, तथा वस्तु की विद्यमान कीमत मतलब कि सारी कीमत फिक्स है, बदलेगी नहीं, के आधार पर क्रय कर सकता है। विभिन्न संयोगों को बता रही है जिसमें उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत विद्यमान कीमत के आधार पर क्रय कर सकता है। बजट लाइन उपभोक्ता के लिए एक सीमित कारक है जिसके आगे वह नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि एक उपभोक्ता केवल उन संयोगों को खरीद सकता है जो उसकी बजट लाइन के ऊपर या अंदर है। वह उन संयोगों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता जो उसके कीमत रेखा से ऊपर है। ठीक, तो यहां पर ये बजट रेखा का फॉर्मूला क्या हो गया, वो मोर देन वाला चिन्ह हटा दिया तो बराबर लगा दिया, बस, है ना। बात समझ में आ रही है समीकरण में बेटा। ठीक, अब ऐसा मत कर लेना कि सर इधर तो m पहले चालू हो रहा है, उधर पहले वो चालू हो रहा था, है ना। बराबर की पहले की संख्या इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही होती है। नहीं तो बहुत गणितज्ञ मिलते, बोले सर इस वाले में क्या है, m इधर से चालू हो रहा था, उस वाले में m उधर था, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ज्यादा समझाने में कंफ्यूज तो नहीं कर दिया। चलिए, कीमत रेखा में बदलाव। भाई कीमत रेखा में बदलाव कब आ जाएगा, जब दो चीजें जो हमने फिक्स कर रखी थी, क्या, उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत में यदि क्या हो जाए परिवर्तन, तो कीमत रेखा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो ये लिखा हुआ है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे अपने जो ग्राफ था ना उस पे आओ। 500 रुपए के बजाय ये क्या हो जाए 600 रुपए। तो पहला ऑप्शन जो ए था वो ए 5 की जगह 6 पुस्तक हो जाएगी, 6 नोटबुक हो जाएगी, है ना। और इधर 10 की जगह 12 हो जाएगी। तो ये कर्व किधर की तरफ चला जाएगा, सीधे हाथ की तरफ, राइट वर्ड, इसको बोलेंगे राइट वर्ड। और क्या हो जाएगा, शिफ्ट। शिफ्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दोनों छोरों को छोड़ देगा, है ना, दोनों जो उसके किनारे हैं
एक्स एक्सिस और वाई, उन दोनों को छोड़ देगा। याद रखो हमेशा ग्राफ, अब इसमें बहुत सारा आने वाला है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। यदि कर्व एक्स और वाई एक्सिस को छोड़ देता है तो उसको हम बोलते हैं वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और यदि कर्व किसी एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, राइट, और दूसरे को छोड़ रहा है घड़ी के कांटे जैसा, तो हम बोलते हैं वो रोटेट हो रहा है, घुमाव हो रहा है उसके अंदर, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आय में यदि इस प्रकार का परिवर्तन है कि दोनों वस्तुओं को खरीदा जा सकता है और आय में वृद्धि हो रही है, आय में परिवर्तन से क्या होगा, शिफ्ट होगा, और आय यदि बढ़ रही है तो वो किधर की तरफ जाएगी, राइट, सीधे हाथ की तरफ, राइट, ठीक। और आय यदि कम हो रही है तो क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ, अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व शिफ्ट होगा, वक्र, वक्र। मैं कर्व इंग्लिश में बार बार बोल रहा हूं बेटा, वो क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो जाती है, तो कर्व भी समझो और वक्र भी ध्यान रखो, है ना। परंतु आपसे यह पूछा गया कि साहब उपभोक्ता की आय परिवर्तित तो हुई है, आपको 600 रुपए तो दिए गए, पर सिर्फ आपको यह कहा है कि आप जो बढ़ी हुई कीमत है उसका उपयोग केवल और केवल नोटबुक में ही कर सकते हो। जो आपकी आय बढ़ी है 500 से कितनी हुई है, 600, उसका उपयोग सिर्फ काय में कर सकते हो, नोटबुक में। तो मालूम है क्या होगा, ये वक्र कैसा होगा, ये एक वाई पर तो टिका होगा, है ना, परंतु ये 5 से यहां पर एक्स एक्सिस पे कहां जाएगा, 5 से 6 पर आ जाएगा। तो एक ऐसी लाइन, नई लाइन मालूम पड़ जाएगी जिसमें वो वाई पर पकड़ा हुआ है पर एक्स पर आगे की तरफ चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रोटेट हो गया, ठीक। आउटवर्ड, आउट मतलब बाहर की तरफ घुमाओ। एमसीक्यूज है इसलिए समझा रहा हूं, लिखने से ज्यादा का कीमती है एमसीक्यूज इसमें बनेंगे। वो पूछ लेगा कि उपभोक्ता की आय में इस प्रकार का परिवर्तन कि केवल एक ही वस्तु खरीदी जा सकती है, केवल एक ही वस्तु के लिए परिवर्तन हुआ, तो हम बोलेंगे रोटेट होगा बाहर की तरफ, यदि बड़ा है तो। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि बड़ा है कि कम हुआ, सिर्फ क्या बोला है, परिवर्तन, तो हम बोलेंगे घुमाव होगा। अब घुमाव किस तरफ होगा, निर्भर करेगा, यदि आय बढ़ी है तो बाहर की तरफ, आय कम हुई है तो अंदर की तरफ। देखो इसी तरह से पेन के लिए बढ़ा, सिर्फ पेन के लिए, और नोटबुक के लिए नहीं, तब भी ये क्या होगा, 10 से 12 हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। और एक्स एक्सिस नीचे की तरफ जुड़ा ही होगा, तब भी वो क्या कहलाएगा, बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से किस में बदलाव हो जाए, कीमतों में, दोनों कीमतों में, दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा और भाव क्या हो जाएगा, कम। तो ये ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो वक्र क्या होगा, शिफ्ट होगा राइट की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना, राइट की तरफ। और यदि उनका मूल्य बढ़ जाता है, राइट, तो वस्तुएं कम खरीदी जाएगी, तो वो किधर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। यदि उसमें से किसी एक वस्तु का मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा है, किसमें, एक में, तो क्या होगा, घुमाव होगा, रोटेट होगा, राइट। यदि कीमत महंगी हो रही है तो वो अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि कम वस्तु खरीदी जाएगी, और यदि सस्ता हो रहा है, कम हो रहा है मूल्य, तो वो बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि अधिक क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। समझ में आया, बस यही था, यहां पर अपने पॉइंट पर आ जाओ। कीमत रेखा में बदलाव, ये सब मैंने शिफ्ट को प्रतिस्थापन बोलेंगे, जो मैं शिफ्ट बोल रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन, ठीक है। अब वो दाहिनी तरफ, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैंने इंग्लिश में समझाया है ना, हिंदी में थोड़ा ध्यान नहीं है मेरे को। और रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, चक्कर या घुमाव, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ बना के समझाया भी गया है कि क्या है, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कीमत रेखा। कीमत रेखा में परिवर्तन देख लिया हमने, अब हम आ रहे हैं उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, ठीक है। प्राथमिकताएं, लास्ट ईयर, ये जो मैं बात समझाने जा रहा हूं ये समझाया तो जाता है,
पर बहुत सी जगह या किताबों में भी ये चीज शायद ही मिल पाती है, या बहुत सी जगह तो भूल ही जाओ कि ये बात कहीं बच्चों के सामने उन्होंने टीचर लोगों ने कही हो। पर हम हर बार ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, है ना, ये जो लिखा है ना मोनोटोनिक, नीचे नीचे मोनोटोनिक, इसको हम हर बार समझाते हैं क्योंकि आगे की बात समझने के लिए ये समझना जरूरी होता है। आज तक कभी ये प्रश्न के रूप में नहीं पूछा गया था, आज तक मतलब पिछले साल तक, पर पिछले साल इसको सीधा सीधा प्रश्न बना दिया कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, समझाइए। तो अपने बच्चे जरूर लिख के आए, क्यों? क्योंकि हमने आगे के टॉपिक को समझाने के लिए, ये लॉजिक है इसलिए समझाना होता था। पर मैंने भी उसको निशान नहीं लगवाया था, मार्क नहीं लगवाया था कि बेटा ये आईएमपी है, पर समझाने के लिए समझाया था। बच्चे आराम से 3 नंबर के 5 नंबर में पूछ लिया था। अब छोटी सी चीज और कितने में पूछ ली? 5 नंबर में। तो बच्चों के सामने चैलेंज भी हो गया कि कैसे करना है, पर जिसने बुद्धि लगाई वो 5 नंबर के बराबर लिख के आया था। तो मैं वही बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स में बेटा चीजों को समझना ज्यादा जरूरी होता है। और पिछले बार का पेपर तो बेटा आप ये बता दूं, आप खुद उठा लेना पिछली बार का पेपर और उसके पहले के पेपर, बहुत बदलाव किया गया। आईएमपी पहले क्या चलती थी, है ना, विशेषताएं, लक्षण, इन पर ज्यादा जोर दिया जाता था। पर लास्ट ईयर के पेपर में उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए थे, जैसा ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस, है ना, लॉजिक चीजें ज्यादा पूछी गई थी, इसलिए हम समझ रहे हैं। ठीक है, पिछली बार उन बच्चों की बहुत, हालांकि पेपर बहुत आसान तरीके से चेक किया गया था, जो कॉपी चेक करी गई थी वो बहुत उसमें ढिलाई कर दी थी, कारण क्योंकि एकदम से उन्होंने क्या करा था, पेपर में बदलाव करा था। तो उनको मालूम है कि यदि उसी हिसाब से चेक किया जाए जिस हिसाब से पूछा गया है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पर उन्होंने एक सिग्नल तो दे दिया कि हम रटी रटाए चीजें तो नहीं पूछेंगे भाई, अब समझ जाओ। तो इस साल हम उनसे दया की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि दया तो अभी घर गई हुई है ना। जेठालाल कहाँ है सीरियल में, दया है क्या? नहीं है ना, तो बस समझ लो कि दया तो नहीं है। ठीक है। तो भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस वही है जो हम रोज करते हैं। क्या हम लोग, अच्छा मैंने तो इसको प्रूव करा है। मैंने एक बच्चे को, मेरे जो भतीजी है ना, उसको 4-5 सिक्के दिखाए, 1-1 रुपए के 5 सिक्के और 10 रुपए का नोट। मैंने क्या चाहिए, अब बताओ बच्चा क्या लेगा? 5 सिक्के, है ना, क्योंकि ज्यादा है। उसको इससे मतलब नहीं कि 10 का नोट ज्यादा कीमती है, इसमें वो 5 सिक्के 10 नहीं 10 सिक्के कर सकती है, पर उसने क्या करा, 5 उठा लिया। क्यों? क्योंकि यही उपभोक्ता का व्यवहार है। क्या व्यवहार है? कि वो अधिकतम संख्या की ओर जाता है। यदि दो चीजें बराबर भी हो, 5 रुपए दे दूं और 5 सिक्के दे दूं 1-1 के, तो भी दोनों में भाई कीमत तो वही हुई ना, 5-5 रुपए। पर बच्चा या हर व्यक्ति 5 सिक्के को उठाएगा, 5 रुपए के एक सिक्कों को नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, मानव का व्यवहार है। वो ज्यादा संख्या में अपने आप को ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करेगा। दोनों संतुष्टि उसके लिए बराबर थी, दोनों की कीमत भी बराबर थी, पर वो किसको उठाएगा? ज्यादा संख्या को उठाएगा। यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, मोनोटोनिक प्राथमिकता है। इंग्लिश हिंदी में मोनोटोनिक प्राथमिकता कहेंगे। चलो देखते हैं। उपभोक्ता का व्यवहार मोनोटोनिक प्राथमिकता के द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब है कि एक तर्क संगत उपभोक्ता, मतलब जिसका दिमाग चलता हो, है ना, हमेशा अधिक संख्या की वस्तु को अधिक पसंद करेगा, मतलब जहां ज्यादा संख्या है, क्योंकि यह उसे संतुष्टि का एक उच्चतम स्तर प्रदान कर, संतुष्टि का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। समझ में आई बात? नंबर ज्यादा है। मोनोटोनिक वरीयता एक स्थिति को संदर्भित करती है जहां उपभोक्ता, मोनोटोनिक वरीयता एक स्थिति को प्रदर्शित करती है जहां उपभोक्ता कम वस्तुओं को प्रदान करने वाले संयोग की तुलना में अधिक संख्या वस्तु को पसंद करेगा। अभी जो एग्जांपल दिया था, जैसे उदाहरण के लिए, पहला
ऑप्शन है, 2 बंडल हमको दिए गए हैं। ऑप्शन एक बंडल है ए जिसमें 5 और 4, मतलब 2 वस्तुओं का बंडल है। एक संख्या कितनी आ रही, 5 और एक 4, जैसे एप्पल और संतरे, राइट, ऑरेंज, तो एप्पल 5 ऑरेंज 4। दूसरा ऑप्शन हमने एप्पल 6 और ऑरेंज 4, तो वो क्या करेगा, किसको उठाएगा, 6 और 4 को क्या करेगा, पसंद करेगा, क्योंकि इसमें कुल मात्रा कितनी हो रही है 10 और दूसरे में कितनी हो रही है 9। ठीक, दोनों की संतुष्टि लगभग बराबर है, पर ज्यादा संख्या में ज्यादा उसको मिलेगी। मान लीजिए कि आपका मित्र 5, 6 और 6 के प्रति उदासीन है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको कुछ भी दे दो, 5 और 6 का बंडल बना दो या 6 और 6 का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उदासीन है। उदासीन है मतलब कि वो व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा ही नहीं, उदास है, दोनों में से कहीं भी दे दे बोले। समझ में आ रही बात, दोनों उसके लिए क्या है, बराबर है। तो क्या वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है उसका, तो हम कहेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस में वो दोनों के बीच में क्या करेगा, अंतर कर लेगा, क्योंकि दोनों में संख्याओं का अंतर है। उदासीन का मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन का मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा दोनों में जो देना दे दो यार, राइट। परंतु वो ये बोलता है कि मेरे को दूसरा सेट दो 6 वाला, तो वो क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस उसके अंदर है। एमसीक्यूज पूछ सकता है ऐसा ही बना के आपसे कि वो कौन सा बंडल पसंद करेगा, या यदि वो, या यदि ये ऐसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वो मोनोटोनिक है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं वो मोनोटोनिक नहीं है, यदि वो दोनों में अंतर नहीं करता है। ठीक, यहां पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, बजट, उपभोक्ता बजट। कल हम उदासीन वक्र पढ़ेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे हम उदासीन वक्र से संबंधित सारी चीज कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे लास्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।